हेलो फ्रेंड्स, एज पर प्रॉमिस आज मैं आपके सामने आई हूँ कैंसर एपिसोड 3 और मेरे साथ है डॉक्टर रोशनी जरीवाला। अगर आप सिविल कैंसर विभाग में जाओगे ना तो ऐसे कोई भी नहीं होगा कि डॉक्टर रोशनी को नहीं जान रहे हैं। वो वहाँ की एसोसिएट डायरेक्टर है, पर उससे ही ज़्यादा बहुत ही पेशेंट को उन सबको हेल्प करती है। शी इज़ मोर अ कोऑर्डिनेटर फॉर एवरीबॉडी। तो डॉक्टर रोशनी, मेरा पहला सवाल आपको ये है कि आप जनरल पब्लिक को क्या बोलोगी कि आपको कब तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए और कैंसर नहीं है ना तपास करवाना चाहिए, मीन्स प्रॉपर डॉक्टर के पास। ओके। सबसे पहले तो हम पुरुषों में और स्त्री में दोनों में अलग अलग चिन्ह होते हैं जो कैंसर के हो सकते हैं। पुरुषों में बोले तो 90% पेशेंट में मुंह में छाले होना जो बहुत लंबे टाइम से दवाई लेने के बाद अच्छे नहीं हो रहे, उसी छालों में अगर ब्लीडिंग हो रही है, बदबू आ रही है जो लंबे टाइम से है, तो वो कैंसर का चिन्ह हो सकता है। अगर फेफड़े में अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उसमें लंबे टाइम से खांसी होना, खांसी में खून गिरना, प्रोस्टेट और यूरिनरी कैंसर हो तो लंबे टाइम से यूरिनरी सिम्टम्स यानी अनकंट्रोल्ड यूरिन हो या यूरिन में ब्लीडिंग हो, तो ये सब चिन्ह मेल यानी पुरुषों में हो सकता है। अच्छा, तो मुझे लग रहा है कि ऐसे कुछ भी लगे तो उनको एकदम प्रॉपर डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और ख़ास करके आजकल जो तंबाकू बहुत खा रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, उन लोगों में भी ये सब कैंसर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। खास करके स्मोकिंग वालों में फेफड़े, किडनीज़ एंड बाकी सब चीज़ों के कैंसर बहुत होते हैं। तो रूटीन चेकअप के बारे में तो लास्ट वीडियो में रुचा मैडम ने बताया था, पर उसके सिवा आपको ऐसी कोई भी प्रॉब्लम आ गया तो फर्स्ट थिंग आप प्रॉपर डॉक्टर के पास पहुंच जाइए। अच्छा, आपने लेडीज़ के बारे में नहीं बताया? हाँ मैडम, पुरुषों में तो हो गया, लेडीज़ में सिम्टम्स अलग होते हैं क्योंकि लेडीज़ में सबसे कॉमन हम जो कैंसर देखते हैं वो है ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर। स्त्रियां ही होती है जो सबसे पहले अपने बॉडी में कुछ भी चेंज हो तो वो डिटेक्ट कर सकती है। तो मासिक के चौथे या 5वें दिन से सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन जो यूट्यूब पे भी आप देख सकते हो, आईने में देख के नहाते टाइम वो चेक करेंगी तो छाती में कोई भी गांठ हो, निपल हो, उसमें से डिस्चार्ज हो, ब्लीडिंग हो, ये सब सिम्टम्स हो तो उसको तुरंत ही डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। दूसरा जो बोल रहे हैं सर्वाइकल कैंसर, नॉर्मल पीरियड्स तो हर लेडीज़ को आते हैं, लेकिन जब मेनोपॉज हो गया उसके बाद भी उसको ब्लीडिंग और एक्सेसिव वजाइनल डिस्चार्ज हो, या फिर नॉर्मल पीरियड्स के दौरान बिफोर मेनोपॉज भी उसको पीरियड्स एबनॉर्मल तरह आ रहे हो, तो वो भी एक साइन हो सकता है। उसमें लेडीज़ को तुरंत अपने गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अच्छा, तो मेरे को लग रहा है जो रोशनी बेन ने बोला है सबको ध्यान रखना चाहिए। अब सेकंड सवाल, आजकल समझो ट्यूमर डिटेक्ट हो गया, बायोप्सी हो गई, रिपोर्ट्स हो गई, पर ट्रीटमेंट का तरीका बदल गया है। हाँ मैडम, पहले कोई भी स्पेशलिस्ट के पास जाते थे तो वो अपने हिसाब से आपको समझाते, वो सिर्फ वो सिनेरियो तो कंटिन्यू ही है, लेकिन अभी कैंसर में ट्यूमर बोर्ड करके एक आ गया है जिसमें मेडिकल, सर्जिकल और रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट तीनों साथ बैठ के पेशेंट का पूरा केस डिस्कस करते हैं और उस केस में पर्टिकुलरली कौन सी ट्रीटमेंट पहले या लास्ट देनी चाहिए या साइमल्टेनियसली मोडालिटी ऑफ ट्रीटमेंट देनी चाहिए, वो डिसीजन लेके बेस्ट ट्रीटमेंट करते हैं। और अभी तो प्रिसीजन ऑन्कोलॉजी भी आ चुका है जिसमें इंडिविजुअल कैंसर टाइप के अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट डिसाइड होती है, जो अभी रिसेंटली संजय दत्त की ट्रीटमेंट हुई है और वो उसमें से क्योर भी हो चुका है। सही बात है, अभी तो वापस एक्टिंग भी चालू कर दी है। हाँ हाँ मैडम, वो अभी तो बहुत अच्छी तरह वो आगे बढ़ गए हैं। अच्छा, सो कैंसर पूरा क्योर काफ़ी बार एडवांस स्टेज का भी हो सकता है। हाँ डेफिनेटली। और जो अभी थीम में ही ना, यूनाइटेड या यूनिक, यानी जब सब मिलके अच्छी तरह से प्लानिंग करके उसकी ट्रीटमेंट करते हैं तब। सो उसके सिवा और क्या क्या ट्रीटमेंट आपके मीन्स आपको लगता है कि एक ही पेशेंट को अभी कैंसर डिटेक्ट हुआ तो ज़रूरी पड़ सकती है? जैसे कीमोथेरेपी, सर्जरी, रेडियोथेरेपी, ये सब तो ट्रीटमेंट है ही, उसके साथ एडवांस स्टेज में पैलिएटिव केयर भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है, जहां पेशेंट को और उसके रिलेटिव को साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी दिया जाता है ताकि वो जो पूरी जर्नी है उसमें उसको ट्रीटमेंट कंप्लीट करने की हिम्मत मिले और वो हिम्मत करके ट्रीटमेंट कंप्लीट करके आगे अपनी लाइफ बहुत अच्छी तरह से जी सके। पर पैलिएटिव का मतलब है अच्छा नहीं होने वाला है
पर आप उसको थोड़ा सपोर्ट करके लाइफ उतने के उतने में उसकी उसके साथ वालों की कंफर्टेबल करते हो, वो करके क्या फ़ायदा? मैडम, लाइफ जिंदगी एक ही बार मिलती है। कैंसर में हमें पता है कि अभी वो अच्छा नहीं होगा, तो हम इसको छोड़ नहीं सकते, उसको भी जीने की आशा होती है। और मेरे पास ऐसे भी पेशेंट है जिसको स्टेज 4 में डिटेक्ट हुआ है और हमें भी 100% चांस नहीं होता कि वो अच्छा होगा, लेकिन कीमो से और रेडिएशन से उसकी बीमारी काफ़ी हद तक रुक गई और वो पेशेंट्स भी अभी बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रहे विथ मेडिसिन एंड विथ पैलिएटिव सपोर्ट। तो ऐसे पेशेंट्स भी हैं मैडम। ओके, सो विथ पैलिएटिव सपोर्ट एंड विथ मेडिसिन वो पेशेंट रूटीन में आ सकता है और वो अपने काम धंधे भी शायद कर सकते हैं मैडम, कर सकते सो हैं। ये होप होगी तो नेचुरली है। हाँ। मेरे को लगता है पैलिएटिव केयर का इम्पोर्टेंस बढ़ता ही जाएगा। और नेचुरल है, पेशेंट को कंफर्ट के लिए भी देना पड़ता है, अदरवाइज पेशेंट घर में चिल्लाता रहे, तड़पता रहे, घर वाले वो देख भी नहीं सकते हैं। पर ये सब चीज़ें तो बहुत कॉस्टली होती है। नहीं मैडम, मेरे हॉस्पिटल जो 50 साल से है, यहाँ हम मॉर्फिन पैचेस जो एडवांस कैंसर पेशेंट है जिनको अभी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है वो हम फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं मैडम। ओके, तो वो पेशेंट रजिस्टर्ड चाहिए। हाँ, राइट? पेशेंट हॉस्पिटल में रजिस्टर्ड चाहिए। ओके, उस पर से मेरे को और एक याद आया कि आयुष्मान कार्ड में क्या क्या फ्री होता है, कब से होता है, कब शुरू होता है, कब एंड होता है? ओके, तो आयुष्मान कार्ड में ट्रीटमेंट तभी स्टार्ट होती है जब पेशेंट के पास कंफर्म बायोप्सी रिपोर्ट और सिटी स्कैन या पेट स्कैन या एमआरआई जैसे इमेजिंग हो। ओके, सो वन थिंग, सो हाँ। पेशेंट का पहला खर्चा उसको खुद को ही करना हाँ। है। सो दैट मे बी गोइंग अबाउट 10,000, ज़्यादा भी जा सकता है। हाँ, Okay. लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम बायोप्सी करवा ले तो एटलीस्ट पेट स्कैन कार्ड में फ्री हो जाता है, तो बायोप्सी का खर्चा इतना मैडम नहीं होता है। ओके, वो बहुत कम खर्चे में, हमारे हस्बैंड तो हम 3-4 हज़ार में भी कर देते हैं अगर विजिबल ग्रोथ हो तो। ओके। और उसके बाद में क्या टोटल ट्रीटमेंट टिल एंड पेशेंट अच्छा हो जाए या टिल एंड मैडम मेजॉरिटी ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट इज फ्री, लेकिन कैंसर में इतनी एडवांस ट्रीटमेंट आ चुकी है कि हम सब कुछ इंक्लूड नहीं कर सकते, जैसे कि इम्यून थेरापी है, टारगेटेड ट्रीटमेंट है, वो सब आयुष्मान कार्ड में कवर नहीं होती है। ओके, अच्छा, टारगेटेड ट्रीटमेंट क्या करते हैं? टारगेटेड ट्रीटमेंट मैडम मैप बेस्ड ट्रीटमेंट होता है, जैसे किसी को ब्रेस्ट कैंसर है, उसका हर्सेप्टिन यानी कि HER2 रिसेप्टर पॉजिटिव है, तो हम उसको ट्रांसोजुमैब लेते हैं, तो वो ट्रांसोजुमैब वो रिसेप्टर से बाइंड होता है, तो पेशेंट को फ्यूचर में रिकरेंस के चांस कम हो जाते हैं। ओके, सो आजकल ये भी ट्रीटमेंट हो गई है कैंसर के पेशेंट के लिए, उसकी सेल टाइप और उसकी इम्यूनोलॉजी या मैं बोलूँ एंटीजेन या जो भी हाँ। होगा उसके ऊपर से उसकी कौन सी दवा या एंटीबॉडी काम दी कर जाए, रही है। वो उसके मीन्स पर्सनलाइज ट्रीटमेंट हो हो रही सकती है, है उसको ही मैडम। टारगेटेड ट्रीटमेंट कर बोलते रहे हैं। सो आजकल कैंसर में बहुत ज़्यादा एडवांस हो गए हैं। पैलिएटिव केयर में तो मेरे को लगता है किसी को ज़रूरी पड़े तो आप आराम से डॉक्टर रोशनी से कांटेक्ट कर सकते हो, क्योंकि अभी उसने उसमें टाटा से वहाँ से उसके पास डिग्री भी ली हुई है, बहुत अच्छा काम कर रही है। एंड आप लोग भी, आपको इसमें से कोई भी साइन सिम्टम्स एबनॉर्मल ग्रोथ गार्ड कुछ भी दिखे चले जाइए। यहाँ पे हम लोगों ने दूसरे चाइल्डहुड कैंसर्स, ब्लड कैंसर या बाकी जो स्पेसिफिक कैंसर्स है वो नहीं कवर किए हैं। थैंक यू। थैंक यू।